अच्छा, हमने इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया और क्वाड्रेटिक फार्मूला के बाद ओमेगा की हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अच्छा, अब सपोज़ करें कि अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू जो है वो इस टर्म से बहुत ग्रेटर है तो इसका स्क्वायर जो है इसको इग्नोर किया जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओमेगा नॉट रह जाएगा, ओमेगा नॉट के साथ ये वाली टर्म हमारे पास रह जाएगी। अच्छा, अब ये टर्म जो सेकंड टर्म आ रही है बेसिकली ये हमें ये बताती है कि उस नेट फोर्स की वजह से ओमेगा नॉट में कितनी कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, ओमेगा नॉट किस फैक्टर से कम या ज़्यादा, मतलब ओमेगा नॉट जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी ज़्यादा या कितनी कम हो सकती है, ये नेगेटिव साइन हमें बताता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने क्या कह दिया, ओमेगा एल कह दिया। अब इस ओमेगा एल को प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, यानी प्रिसियन से भी कि ओमेगा नॉट को ना ये प्रिसाइज करके हमें बताती है कि कितनी इसकी वैल्यू जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, दूसरा नाम इसका लॉर्मर फ्रीक्वेंसी भी है। लॉर्मर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टर्म को इनिशिएट किया था, तो उस पे हम इसको लॉर्मर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि इस रिलेशन में देखें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन बेसिकली हमें क्या बताता है कि ऑर्बिटल मोशन है ये पैरेलल टू फील्ड है या एंटी पैरेलल टू फील्ड है। ठीक है, जब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल टू फील्ड है, लेकिन माइनस ओमेगा एल नॉट्स टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है। तो जब कम हो जाती है इसका मतलब इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और जब ये एडअप हो जाए ये दोनों टर्म्स एंटी पैरेलल के लिए, तो तब क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, यानी ये स्पीड अप हो जाता है। ठीक है, तो प्लस माइनस साइन हमें बेसिकली क्या बताता है कि ओमेगा नॉट की वैल्यू किस क्वांटिटी से कम या ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, अब हमें ये चीज़ भी पता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होता है और एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जो इसका ऑर्बिट होता है वो स्फेरिकल सिमेट्री कंसीडर किया जाता है। ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्री जब कंसीडर किया जाता है तो कोई नेट फ्लक्स जो है इसका नहीं होता, और अगर प्रेजेंस ऑफ फील्ड की बात करें तो इसके ऑर्बिट्स जो होते हैं वो स्टेशनरी नहीं रहते, बल्कि वो ज़रा चेंज हो जाते हैं। जब चेंज हो जाते हैं तो उसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाती है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि ज़रा ऑर्बिट्स की शेप जो है वो ज़रा चेंज हो जाती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये स्फेरिकल ही होते हैं हमारे पास। अच्छा, अब इसमें सिचुएशन ये है कि हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि करंट की सिचुएशन क्या है हमारे पास, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन है तो वहाँ पे करंट भी प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो आई जो होता है ये हमारे पास चार्ज इनटू रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम होता है, यानी ई बाई टी के इक्वल होता है। ठीक है, और टी जो होता है वो टाइम पीरियड है 2 पाई आर बाई ओमेगा की, यानी एस इज इक्वल्स टू वी टी से हम करते हैं ना, वी ओमेगा आ जाती है और एस जो है वो 2 पाई आर आ जाता है। तो यहाँ से इसको रीअरेंज करें इस इक्वेशन को तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती है, और यहाँ पे हम ओमेगा एल की जो वैल्यू है उसको भी पुट कर देते हैं। अच्छा, अब जो एटम है उसमें z नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर, तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, z से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चूँकि हम क्लासिकली डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसका बिहेवियर देखना चाहते हैं तो हम मैग्नेटिक मूवमेंट वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू आई डॉट ए। आई की जो अभी वैल्यू हमने यूज़ की है, फाइंड आउट की है, उसको यूज़ करेंगे, और ए जो है वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, लेकिन आर नहीं बल्कि यहाँ पे जो देखें रेडियस जो है वो इनके चेंज होते जाएंगे। तो जब चेंज होते जाएंगे तो हम एवरेज रेडियस की बात करेंगे और उसको हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज रेडियस की बात करेंगे। और इसके अलावा क्या सिचुएशन है हमारे पास कि फील्ड जो है हमारे पास जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो जेड एक्सिस को तो इसको में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो रो जो है वो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो जो मीन स्क्वायर डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के इक्वल आता है फॉर स्फेरिकल सिचुएशन। मतलब ये अब हम करंट इस सिचुएशन की बात नहीं कर रहे, स्फेरिकल की बात कर रहे हैं। तो उसमें फर्दर क्या होता है हमारे पास कि ज़ाहिर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर इक्वल होते हैं, तो जब इक्वल होते हैं तो उनको यहाँ पे पुट कर दें और ऐड अप कर दें, 3x बार का स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ से अगर x बार स्क्वायर को सेपरेट करें तो r बार स्क्वायर बाई 3 के इक्वल आ जाता है। अब इस वैल्यू को ना, अभी जो रो की वैल्यू हमने कंसीडर की है, रो की ये वाली वैल्यू यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऐड अप हो के तो 2 बाई
2/3 जो है हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चूँकि जो रेडियस है हमारे पास वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर नहीं हो सकता, चूँकि स्फेरिकल केस नहीं है, बल्कि वो 2/3 आर बार का स्क्वायर, बार मीन एवरेज रेडियस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो म्यू एम में जहाँ पे हमने रो आर स्क्वायर पुट किया था वहाँ पे हमने 2/3 आर स्क्वायर पुट कर दिया है। इसको ज़रा रीअरेंज कर दिया है, रीअरेंज करके हमारे पास इक्वेशन नंबर 33 आई है, दैट इज़ फॉर दी मैग्नेटाइजेशन, क्लासिकली मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और रिलेशंस हमें पता है कि m हमारे पास जो है अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है तो हमारे पास इस टाइप की सिचुएशन आ जाती है। मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो म्यू नॉट इंटू एच के इक्वल आती है। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो उसमें अगर इस रिलेशन को पुट किया जाए तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है। और इस रिज़ल्ट को अगर देखा जाए तो क्लासिकली जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, यानी एन पे डिपेंड करती है। इनका मतलब ये हुआ कि साइज़ ऑफ एटम पे डिपेंड करती है, आर स्क्वायर पे कितने उसमें ऑर्बिट्स हैं, आर कितना है उस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो हमने ये देखा कि जब हम डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें और क्लासिकली उसका बिहेवियर देख रहे हैं तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसके लिए वो साइज़ पे भी डिपेंड करती है, वो आर स्क्वायर पे भी डिपेंड करती है। आपने सिमिलरली क्या करना है कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म जो है उसको देखना है और उसमें हमने वही लैंगरहंस फंक्शन यूज़ करना है जो हमने डायलैक्ट्रिक्स के टॉपिक में किया था एल ऑफ ए की टर्म्स में। ठीक है, तो उस चीज़ को आप लोगों ने खुद देखना है और मुझे बताना है जो चीज़ आपको समझ ना आई।